नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि मालवेयर और वायरस वर्म ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि मालवेयर क्या होता है और वायरस वर्म स्पाईवेयर वगैरह ये क्या होते हैं। तो एक हल्की सी जानकारी आपके पास में ये होनी चाहिए कि क्या होते हैं। एग्जाम में आपसे छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में पूछ लेता है। तो मालवेयर जो होता है वो क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर या द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। तो मालवेयर जो टर्म है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, किसी भी रूप में पहुंचाएं, वो सब के सब कंबाइंडली हमें क्या कहते हैं, उनको मालवेयर कहते हैं। चाहे वो वायरस हो, वर्म हो, ट्रोजन हॉर्स हो, स्पाईवेयर हो, कुछ भी हो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है। आप लोग जब पेन ड्राइव लगाते हैं, हम लोग जब कंप्यूटर में, तो वहां पे लिखा आता है यूएसबी ड्राइव इज माल फंक्शनड। इसका मतलब आपकी यूएसबी ड्राइव में जो आपकी पेन ड्राइव है उसमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नुकसान पहुंचाता है। जरूरी नहीं कि वो वायरस ही हो। मालवेयर का मीन्स ये नहीं होता कि वायरस ही हो। मालवेयर में वायरस भी हो सकता है, वर्म भी हो सकता है, ट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये वायरस का इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम पर्पज से ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस से आप क्या समझते हैं, वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वायरस किसका संक्षिप्त नाम है। ठीक है। तो उसमें होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है। क्या होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्या होते हैं, ये वे मालवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर डेटा को डिलीट या मॉडिफाई करके कंप्यूटर की उचित कार्यविधि को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वे मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में के डेटा को डिलीट या मॉडिफाई करके उसकी उचित क्रियाविधि को नुकसान पहुंचाते हुए कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करते हैं, उन्हें निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो वो क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है। ये अब इसके बाद में आता है वर्म। वर्म का मैंने आपको बताया था कि वर्म जो होता है वो क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। वे मालवेयर जो स्वयं की प्रतिकृति बनाते हुए, मीन्स अपनी फोटोकॉपी बनाते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करते हैं, वो वर्म कहलाते हैं। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि वायरस कभी भी अपने आप नहीं फैलता है, अपनी फोटोकॉपी नहीं बनाता है जब तक कि उस पर आप डबल क्लिक नहीं करो। किसी फाइल में, ए फाइल में वायरस आ गया, जब तक आप इस पर डबल क्लिक नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। वर्म में क्या होता है कि आप डबल क्लिक करो मत करो, वो आगे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो फैलता जाता है। ट्रोजन जो होते हैं वो अपनी पहचान छुपा के कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। ट्रोजन्स में क्या होता है कि अपनी पहचान छुपा के कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। पहचान छुपा के कैसे, जैसे आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे काम करते करते आपके पास में एक मैसेज आता है कि आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। आप अपनी मेमोरी को क्लीन कीजिए, मेमोरी फुल हो गई है, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाइए। तो आपको लुभावने प्रचार दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो, आपके सिस्टम में क्या आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है ना, आपके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हो जाता है। आप देखते हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल फिल कराते हैं अपनी गाड़ी में, तो वहाँ पे आपको दिया जाता है कि ये पाउच लें, आपकी एवरेज बढ़ जाएगी और हो सकता है उससे आपका इंजन भी खराब हो जाए। तो ऐसे ही लुभावने प्रचार दे करके ये आता है और सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और बड़ी मुश्किल से ये निकलता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक ये मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है ट्रोजन हॉर्स। स्पाईवेयर, यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होकर सिस्टम पर होने वाले कार्यों की निगरानी रखकर जानकारियों को एकत्रित कर अन्य किसी व्यक्ति तक पहुंचता है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है कि सिस्टम में निगरानी रखता है स्पाईवेयर। स्पाई का मीन्स होता है जासूस, स्पाई का मीन्स क्या होता है, जासूस। तो जासूसी करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, स्पाईवेयर होता है। अधिकतर ये किसके माध्यम से आता है, ईमेल के माध्यम से आता है। तो ये ध्यान रखना है कि ईमेल के माध्यम से अगर कोई ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर आता है जो निगरानी रखता है, जासूसी करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं इसको। इसके बाद में एक टर्म आती है हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में चोरी करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर में चोरी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
हैकिंग करना कहा जाता है। हैकिंग का मतलब उसकी बिना परमिशन के आप उसके नेटवर्क में कंप्यूटर से कोई चोरी कर रहे हो, डेटा को उड़ा रहे हो या डेटा ले रहे हो। अब ये क्या है, हैकिंग जो होती है वो मेनली क्या होती है, दो तरीके की होती है। मेनली बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर मेन क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, ये होता है, और एक होता है वाइट हैट हैकर, ये होता है। ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर का दूसरा नाम होता है एथिकल हैकर। ये एथिकल हैकर, एथिकल हैकर वो होता है जो समाज हित में हैकिंग करता है, और ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो अपराधी किस्म का होता है और आपराधिक काम करता है। ये इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैकर कहते हैं। क्रैकर भी इसको कह दिया जाता है। तो ये सवाल आता है कि ब्लैक हैट हैकर को हम किस दूसरे नाम से जाना जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रैकर कहते हैं। या क्रैकर का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक हैट हैकर होता है। तो ब्लैक हैट हैकर का मीन्स क्या होता है, जो नुकसान पहुंचाता है, डेटा को डिस्ट्रक्ट करता है, डेटा डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, चोरी करता है डेटा की, वो किस में आता है, ब्लैक हैट हैकर होता है, अपराधी किस्म का होता है ये। वाइट हैट हैकर वो हैकर होता है जो किसी भी वेबसाइट या किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी मेजर्स को चेक करने के लिए हैकिंग करता है कि इसकी हैकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अच्छे कामों के लिए जहाँ पे हैकिंग की जाती है उसे बोलते हैं वाइट हैट हैकर, और इसी को बोला जाता है एथिकल हैकर। जहाँ पे हैकिंग सिखाई जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ लिखा होता है कि एथिकल हैकिंग हमारे यहाँ पे सिखाई जाती है। कभी कहीं पे आपने नहीं देखा होगा कि ब्लैक हैट हैकिंग सिखाई जाती है, क्योंकि वो अपराधी किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये क्रैकिंग का मीन्स होता है, क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग का मीन्स होता है कि आप किसी भी कोड को इलीगल वे में उसको ब्रेक करके उस कोड को और उस सॉफ्टवेयर को इलीगली आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो इसे कहते हैं क्रैकर। किसी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस होता है इलीगल वे में, विदाउट लाइसेंस आप उसको क्रैक करना, मतलब उसके घटकों को तोड़ के और बिना लाइसेंस के उसको यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर या उसके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी तोड़ दी और उसको बिना लाइसेंस के आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो क्या होता है, क्रैकर होता है। क्रैकिंग करना होता है, और जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रैकर कहते हैं। स्पूफिंग का मीन्स क्या होता है, अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। अनाधिकृत डेटा को, है ना, अनाधिकृत डेटा को मतलब क्या, अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना। जैसे कोई काम कर रहा है, आपने उसका डेटा देख लिया, उसका पासवर्ड देख लिया, उसको जानकारी भी नहीं है, तो बिना जानकारी उसके डेटा को आपने उसको एक्सेस कर लिया, तो वो क्या होता है, स्पूफिंग होता है। इसके बाद फिशिंग, मैंने आपको बताया था। फिशिंग में क्या होता है, यूजर को गुमराह करके किसी ट्रिक द्वारा कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। तो उससे उसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उगलवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फिशिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रूट किट्स। रूट किट्स में ये होता है कि वे मालवेयर जिनके द्वारा बिना किसी की जानकारी किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रणता प्राप्त की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्तर होता है, एडमिन लेवल की जो आपको कंट्रोल है वो आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एडमिन लेवल के कंट्रोल को प्राप्त करते हैं, जिससे सिस्टम में कुछ भी चेंज किया जा सकता है, सिस्टम की रजिस्ट्री में चेंज किया जा सकता है, सिस्टम की जो मेन फाइल्स होती हैं उसमें चेंज किया जा सकता है। तो रूट किट्स वो मालवेयर होते हैं जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो आपकी कंट्रोलिंग पावर होती है उसमें एंट्री कर जाते हैं। ठीक है ना, बिना किसी की जानकारी किसी सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की क्या होता है, कंट्रोलिंग प्राप्त कर लेते हैं, जहां से कुछ भी मिटाया जा सकता है, कुछ भी हटाया जा सकता है। एक तो होता है सिंपल फाइल में आना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो आती है, जिससे किसी भी चीज़ को हटाया मिटाया जा सकता है, सिस्टम में कोई भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं रैनसमवेयर। ये भी एक वायरस का टाइप होता है, रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, फिरौती मांगता है, मतलब आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। रैनसमवेयर क्या है, एक तरह का वायरस है, ये मालवेयर सॉफ्टवेयर है। अगर आपके सिस्टम में आ गया ये, तो आपके सिस्टम को लॉक कर देगा, और अनलॉक करने की एवज में ये क्या करता है, हमसे
ये पैसे मांगता है। कई बार ऐसा हुआ है, अनलॉक करने के लिए पैसे इसमें मांगे जाते हैं। सबसे पहला जो वायरस आया था 1986 में, ये ध्यान रखें, वो कौन सा था? विंडो वायरस, सी ब्रेन वायरस आया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। सी ब्रेन वायरस आया था 1985 में, फ्रेड कोहिन ने वायरस नाम दिया था, फ्रेड कोहिन ने। बट पहला विंडो वायरस जो था वो कौन सा था? सी ब्रेन वायरस था। पाकिस्तान के दो भाइयों ने इनको बनाया था, ठीक है ना, फारूक और अमजद वासित अलवी जो भाई थे, उन्होंने सी ब्रेन नाम का एक वायरस बनाया था। तो ये पहला क्या था? विंडो वायरस था। इससे पहले डॉस वायरस आए थे, और भी वायरस आए थे, पर विंडो का जो वायरस था पहला, वो कौन सा था? 1986 में आया था, सी ब्रेन वायरस। ये पहला विंडो वायरस है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है कि एंटीवायरस जो है आपका, डिजिटल सिग्नेचर है, फायरवॉल है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के खतरों के समाधान, सॉल्यूशंस टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो कंप्यूटर की अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो हम किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आती है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर को वायरस के अटैक से, मालवेयर जो सॉफ्टवेयर है उनके अटैक से हम बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब एंटीवायरस जो मेन होते हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे नॉर्टन है, अवास्ट है, कैस्पर स्काई है, अवास्ट का ये, और ये क्या है? एवीजी है, और ये क्या है? अवीरा है। तो काफ़ी सारे एंटीवायरस हैं, आपको कुछ एक एंटीवायरसों के उनके नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं। नॉर्टन है, अवास्ट है, कैस्पर स्काई है, इसके अलावा एवीजी है, अवेरा है, ठीक है ना। ये एंटीवायरस होता क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है। अगर किसी फाइल में वायरस आ गया है तो उसको रिपेयर करने की भी इसमें क्षमता होती है। एंटीवायरस के ये 2-3 काम होते हैं। एक तो क्या होता है, किसी फाइल में अगर वायरस आ गया तो उसको क्या करता है? रिपेयर करता है। दूसरा क्या, उस फाइल को ही डिलीट कर देता है और वायरस को भी डिलीट कर देता है। तीसरा क्या काम होता है इसका? उसको क्वारंटाइन में डालता है, ठीक है ना। ये 3 काम करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम होता है कि अगर किसी फाइल में वायरस आ गया तो या तो उसको रिपेयर करेगा, अगर उसको रिपेयर नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन इस पर होता है डिलीट करना। जैसे ए फाइल में वायरस आ गया, अब ए फाइल को रिपेयर करेगा और वायरस को रिमूव करके एज इट इज कंडीशन में, प्रीवियस कंडीशन में उसको रिटर्न करेगा। दूसरा काम एंटीवायरस का क्या होता है कि अगर किसी फाइल में वायरस आ गया तो उस फाइल को ही डिलीट कर देता है, और वायरस भी गया और आपकी फाइल भी गई। तीसरा काम होता है एंटीवायरस का क्वारंटाइन में डालना। क्वारंटाइन का मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ गई जहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ए फाइल में आपकी में क्या है? वायरस आ गया। अब वायरस इतना पावरफुल है कि वो वायरस डिलीट नहीं, रिपेयर नहीं किया जा रहा। तो अब क्या होगा? फाइल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइल है, ए फाइल में वायरस आ गया, फाइल क्या है? इंपॉर्टेंट फाइल है ये, ठीक है। रिपेयर कर रहे हैं इसको, ये रिपेयर नहीं हो रही। डिलीट भी नहीं कर सकते इसको, डिलीट कर नहीं सकते इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट फाइल है, रिपेयर हो नहीं रही। अब लग रहा है कि दूसरी फाइलों में भी फैल सकता है कहीं किसी से, तो इसको किस में डाल देंगे? इसको ही डाल देंगे किस में? क्वारंटाइन एरिया में डाल देंगे। ये तो इस फाइल को कहाँ डाल देंगे? क्वारंटाइन में, जिससे और फाइलों में ये नहीं फैले। क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है? क्वारंटाइन का मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में दादाजी हैं, अब दादाजी बीमार हो गए, तो अब क्या है कि दादाजी को खूब रिपेयर करा रहे हैं, वायरस घुस गया दादाजी में, तो दादाजी को खूब रिपेयर करा रहे हैं, कहीं रिपेयर नहीं हो रहे, सारे हॉस्पिटल में दिखाया, सही नहीं हो रहे, रिपेयर नहीं हो रहे, तो आप क्या उनको डिलीट कर दोगे? नहीं कर सकते। तो डिलीट कर नहीं सकते, रिपेयर हो नहीं रहे, तो अलग से एक ऐसा एरिया, एक रूम ऐसा बना देते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, जिससे और लोगों में नहीं फैले। उसको क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन कहते हैं। आप जानते हो ना क्वारंटाइन का मतलब? सबसे अलग करके एक जगह पे रख देना उसको, जिससे और फाइलों में वायरस नहीं फैले, तो उसे कहते हैं क्वारंटाइन करना, ठीक है। ये तो रिपेयर करना, डिलीट करना, क्वारंटाइन करना, ये एंटीवायरस का काम होता है। इसके अलावा ये जो एंटीवायरस जो है, इसके पास में एक फाइल होती है, सिग्नेचर फाइल।
ये पूछा जाता है कि सिग्नेचर फाइल कहाँ होती है, तो सिग्नेचर फाइल किसके पास में होती है, एंटीवायरस के पास में होती है। इस सिग्नेचर फाइल के द्वारा ही ये वायरस को पकड़ता है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के जो वायरस होते हैं, सभी प्रकार के वायरस, वर्म्स जो भी होते हैं, वायरस की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, और इसी से मैच कर करके ये पकड़ता है। सिग्नेचर फाइल में सारे वायरस की जन्म कुंडली होती है। ये देखता है, ये फाइल उसको सिग्नेचर फाइल से मैच किया। जैसे मान लीजिए ये सिग्नेचर फाइल है, ठीक है, ये सिग्नेचर फाइल है। अब एक फाइल देखिए, इसको देखना है कि इन ए बी सी डी में वायरस है कि नहीं। ए फाइल को मैच किया, इससे मैच की, नहीं है वायरस, इससे मैच की, नहीं है वायरस, इससे मैच की, नहीं, इससे मैच की, मिल गया वायरस, इसका मतलब, ठीक है, ये फाइल, तो इसका मतलब क्या है, वायरस है, अगर मैच कर गई तो ये। तो अगर कोई फाइल इस सिग्नेचर फाइल से मैच कर जाती है, इसमें सारे वायरसेस का डेटा होता है, तो इस वायरस ये इससे मैच कर रही है, किसी भी फाइल से नहीं कर रही, इसका मतलब वायरस नहीं है इसमें। ये फाइल किसी भी फाइल से मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसमें कोई वायरस नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। अगर इस फाइल का किस सिग्नेचर फाइल में किसी भी डेटा से मैच करके, इसका मतलब वायरस है, तो वहीं पे उसको कैच कर लेती है। तो सिग्नेचर फाइल जो है वो कहाँ पे होती है, एंटीवायरस में होती है, और इसी की मदद से वो वायरस को पकड़ता है। वायरस, सभी प्रकार के ऑल टाइप ऑफ वायरसेस की डेफिनेशन कहाँ पे होती है, सिग्नेचर फाइल में, और वो सिग्नेचर फाइल किसके पास होती है, एंटीवायरस के पास में। जब आप एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने का मतलब होता है कि आप इसकी सिग्नेचर फाइल में वायरस डेफिनेशन को, नए वायरस परिभाषा को ऐड कर रहे हो। जो नए नए वायरस आ गए उनको क्या कर रहे हो, जोड़ना। उनको किस में जोड़ रहे हो आप, सिग्नेचर फाइल में जोड़ रहे हो। पहले आपकी 20 वायरस की डेफिनेशन थी, अब 5 वायरस और आ गए, तो उन नए वायरसों की जो डिटेल है, जो उनकी जन्म कुंडली है, उसको आप सिग्नेचर फाइल में जोड़ रहे हो। तो इसे कहते हैं एंटीवायरस को अपडेट करना। आप लोग बोलते हैं ना एंटीवायरस को अपडेट कर रहे हैं ऐसे, तो नए वायरसेस की परिभाषा सिग्नेचर फाइल में जोड़ी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके एंटीवायरस होते हैं, और इस पे इसके पास में क्या होती है, सिग्नेचर फाइल कहाँ पे होती है, एंटीवायरस के पास में होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कहा, ठीक है, मैंने किसी को कहा, मैंने लिखा यहाँ पे कि इनको 1000 रुपये दे देना, ये संदेश मैंने किसी को भेजा, ठीक है, यहाँ से ए से, और किसके पास गया, बी के पास। किसी व्यक्ति को मैंने कागज़ पे लिख के दे दिया कि इनको 1000 रुपये दे देना। अब वो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई ये मैसेज मैं कैसे मानूं कि ये मैसेज उसी आदमी ने भेजा है। मान लीजिए बी का कोई परिचित ए है, और ये मैसेज लिख करके किसको दे दिया, सी को, कि तुम लेके जाओ सी, और किसको दे दो, बी को, वो तुम्हें 1000 रुपये दे देगा। तो अब बी कैसे कहेगा, बी कहता है कि भाई मैं कैसे मानूं कि ये मेरे दोस्त ए का मैसेज है, तुम तो लिख के ले आए इसको, तो इसके लिए पहले उससे साइन करा के लाओ कि ये मैसेज उसी का है। तो फिर ये वापस सी आया किसके पास में, ए के पास में आया, और इसने ए से क्या कहा, इसने ए से कहा कि भाई ये है कि वो मान नहीं रहा है, और आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये दे देना, ये लिखा है ना ये। तो ये ए से आके कहता है कि भाई वो बी जो है वो मेरा भरोसा नहीं कर रहा, तुम साइन करके दो। तो फिर यहाँ पे क्या किया, ये साइन कर दिए, ठीक है, ये साइन कर दिए इसने। अब इसने ले जाके वहाँ पे जाके दिखाया, ठीक है, ये वहाँ पे जाके दिखाया कि ये इसके साइन हैं। तो अब उसको समझ में आ गया कि हाँ ये मैसेज जो भेजा है इसका मतलब मेरे दोस्त ने ही भेजा है। तो सिग्नेचर का फायदा क्या होता है, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का, कि प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करना है कि ये संदेश जो भेज रहा है तो वो इसी आदमी ने भेजा है। तो साइन से क्या होता है, वो प्रूव हो जाता है कि हाँ ये इसी ने लिखा है, साइन करके दिए नीचे, तो इसका मतलब संदेश ओरिजिनल है, ठीक है। अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब संदेश की प्रमाणिकता नहीं है, कि क्या संदेश है, कहाँ का है, कोई पता नहीं है। तो वो डिजिटल रूप में जो संदेश भेजे जाते हैं उनके साथ डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं उस संदेश की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कि ओरिजिनल है। फायरवॉल क्या होता है, अनाधिकृत रूप से नेटवर्क को रोकने का, नेटवर्क एक्सेस को रोकने का कार्य फायरवॉल द्वारा किया जाता है। फायरवॉल 2 प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है क्या आपका इंटरनल, ये होता है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल फायरवॉल होता है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल कहा जाता है इसे, और इसको कहा जाता है हार्डवेयर फायरवॉल कहा जाता है। ये आपके विंडोज़ में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आपके, ये आपके राउटर जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो रूट फिक्स करती है आपकी, उसमें होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल को कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल और इसको कहते हैं, एक्सटर्नल को बोलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। इंटरनल फायरवॉल जो होती है वो विंडोज़ में होती है, और एक्सटर्नल फायरवॉल जो होती है वो किस में होती है, राउटर में होती है। ठीक है, ये फायरवॉल का मतलब क्या होता है, आग की दीवारें। पहले क्या होता था कि साधु महाराज हुआ करते थे, चारों तरफ मंत्रों से क्या करते थे, आग की दीवारें पैदा कर लेते थे। जंगली जानवर जो होते थे इन पे अटैक नहीं करते थे, भूत प्रेत जो होते थे अटैक नहीं करते थे। ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ आपका जो नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए नेटवर्क है और ये क्या है, फायरवॉल है, तो बाहर का कोई भी आदमी इस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन बचाएगा, फायरवॉल बचाएगा। ये इस तरीके से अगर ऑथराइज है जैसे तो अंदर आ सकता है। गुरुजी अगर तपस्या करते हैं तो उनका चेला जो है वो ऑथराइज है, तो वो अग्नि की दीवारों को पार करके गुरुजी के पास आ सकता है। पर अनऑथराइज कोई भी है वो नहीं आ सकता। तो ऑथराइज पर्सन ही इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज फायरवॉल क्या करती है, उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, पॉपअप ब्लॉक्ड आता है, ब्लॉक्ड आता है, ऐसे इस तरीके से। तो अनाधिकृत रूप से नेटवर्क एक्सेस को रोकने का कार्य कौन करता है, फायरवॉल द्वारा किया जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, इंटरनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है, एक्सटर्नल फायरवॉल जो होती है वो क्या होती है, हार्डवेयर फायरवॉल होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट का मीन्स क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था व इसे किसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारियां इसमें सम्मिलित होती हैं। मान लीजिए आप किसी पे काम कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो हैं उनके सर्टिफाई करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है, संदेशों में कॉपी प्रयुक्त होती है, डिजिटल सर्टिफिकेट साथ में लगता है कि किसे प्रेषित किया गया था और किसने प्रेषित किया था, कहाँ से ऑथराइज किया गया है और किसको दिया गया है। इसको अगर दिया गया है किसी को डिजिटल सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये ओरिजिनल संदेश है। तो सिक्योरिटी उद्देश्य के हिसाब से उसमें सारी जानकारियां लिखी रहती हैं कि किसको तो ये सर्टिफिकेट जो है दिया गया है और किसने इसे प्रेषित किया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो भेजते हैं उनमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देते हैं कि सर्टिफिकेट किसने प्रेषित किया है और ये इलेक्ट्रॉनिक संदेश किसने प्रेषित किया है, किसको किया है, वो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में एक कॉपी लगा देते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पासवर्ड। एक प्रकार का गोपनीय शब्द या कैरेक्टर स्ट्रिंग है। इस तरीके से आप देखते हो, टाइप करते हैं जो तो वो दिखाई नहीं देता। उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो उसका ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है कि यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड यूज़र है तो उसको पासवर्ड मालूम होगा, अगर इनवैलिड यूज़र है तो उसको पासवर्ड मालूम नहीं होगा। ठीक है ना, इसके लिए पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। कैप्चा मैंने आपको बताया था, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। यह कोड डाटा एंट्री करने वाले की पहचान करने के लिए किया जाता है कि वह मानव है या रोबोट है। अब देखिए, जैसे एक कैप्चा है, इसका सवाल आया हुआ है। कैप्चा कोड क्या होता है, आईडी और क्या है, पासवर्ड, ये है। और नीचे क्या होता है, एक कैप्चा होता है, चैलेंजिंग कोड जिसे हम कहते हैं वो। तो आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा कोड क्या होता है 87G, इस तरीके से आता है। हर बार नया कोड आता है, तो ये चेक किया जाता है कि कोई मानव या रोबोट है इसको डालने वाला। ठीक है, मतलब जो भी एंट्री कर रहा है वो मानव है या रोबोट है। तो मानव तो इस कोड को डाल सकता है, रोबोट इस कोड को नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि मानव में खुद की बुद्धि है और ये कोड हर बार अलग से आता है, रैंडमली जनरेट होता है। अब जब रैंडमली जनरेट होता है तो रोबोट या मशीन अपना दिमाग रैंडमली नहीं लगा सकते हैं, उसमें बुद्धि नहीं होती है। उसको एक बार जो नंबर सेट कर दिया जाता है उसी को फीड कर सकते हैं।
मानव क्या होता है, मानव में दिमाग होता है तो रैंडमली जनरेटेड कोड को डाल देता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि ये जो एंट्री कर रहा है वो मानव है या रोबोट है। ठीक है ना, ये पता लग जाता है कि वो मानव है या रोबोट है। पता इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी ने रोबोट को बिठा दिया और झूठी एंट्री कराई तो बहुत सारे फॉर्म भर दिए, तो उससे क्या होगा कि वो सर्वर ठप हो जाता है। रोबोट कभी थकता नहीं है और वो क्या है, भेजता रहेगा, झूठी रिक्वेस्ट भेजता रहेगा और इस पर सर्वर ये ठप हो जाएगा। इसलिए चेक किया जाता है। इसका सवाल भी आया है, देखिए ये एग्जाम में आपके में इसका सवाल आया हुआ है। ये जो है इसमें ये जो आपका अभी कैप्चा वाला जो था, कैप्चा का इसका सवाल आया हुआ है ना, ये वाला सवाल है, देखो ये वाला। इंटरनेट पर प्रयुक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है। ये आया हुआ है पिछली बार आपके इसमें एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट वाले में। इंटरनेट पर प्रयुक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट कहा जाता है। चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट जो होता है यूज्ड ऑन इंटरनेट टू वेरीफाई दैट यूजर इज ह्यूमन एंड नॉट अ मशीन, कि जो काम कर रहा है मतलब जो वो इंसान है, मशीन नहीं है। इसके लिए एक चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट दिया जाता है, चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कराया जाता है कि जो काम कर रहा है वो इंसान है, मशीन नहीं है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर क्या होता है, कैप्चा होता है। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या होता है, कैप्चा होता है, ये ध्यान रखें आप। तो इसको क्या है, चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट होता है। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट यूज ऑन इंटरनेट टू वेरीफाई दैट यूजर इज ह्यूमन नॉट अ मशीन इज कॉल्ड, तो ये क्या होता है, कैप्चा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक पिछली बार एग्जाम में ये आया हुआ है। अब देखो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था, प्रोटोकॉल क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आ रहा है एक तो है ना, ये आ रहा है हाइपर टूल है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोसेस, ये गलत है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, तो ये भी गलत है। हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आंसर क्या है, ये सही है। ठीक है ना, तो जो हमने पढ़ा और वो एग्जाम में आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप ये मानिए, अब आप इतना जो कुछ पढ़ा है आप उसमें से सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि हम एग्जाम में फटाफट से सवालों को कर सकें। अब जैसे ये है एक एग्जाम में क्वेश्चन है, इसे पिछली बार आया हुआ है, द इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट है, नहीं है, होस्ट है, नहीं है, सर्वर है, नहीं है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ठीक है ना, ये नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो आपके ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है, तो जो आपने पढ़ा उससे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, ये एक सवाल था, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार कि वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनरली विच लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस। तो वेब पेजेस बनाने के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है। तो देखो ये जो होता है URL, ये क्या होता है, किसी वेबसाइट का पता होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को ढूंढने का, खोजने का जो उसका पता होता है वो URL होता है। IRC जो होती है वो इंटरनेट रिले चैट होती है, और ये एक NIH अलग है। HTML जो है, तो HTML में वो वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, HTML में क्या किए जाते हैं, वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, ये होता है, और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये किस काम में आती है, वेब पेज बनाने के काम में आती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी है आपके लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सवाल अभी नहीं करेंगे, आगे बाद में करेंगे उनको। ये हो गया। इसके बाद में आपका आता है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउजर का सवाल पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है, ये भी एक क्या है, वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है।
वर्ल्ड वाइड वेब www ये जो था ये एक वेब ब्राउजर भी है और ये क्या है, वेब सर्वर भी है। ठीक है, पहले जब बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने तो ये फर्स्ट वेब ब्राउजर था टेक्स्ट बेस्ड, बट इस टाइम पे अब ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये वेब सर्वर है। ये क्या है, वेब सर्वर। इसलिए क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। ठीक है, ये इन कंटेक्स्ट ये क्या है, वेब सर्वर है, ये वर्ल्ड वाइड वेब ये वेब सर्वर है। इन कंटेक्स्ट ऑफ, इसको आप देखिए वेब सर्वर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, वेब सर्वर है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ई बैंकिंग OTP स्टैंड्स फॉर, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वंस थ्रू पासवर्ड ये नहीं है, ओनली टेस्टिंग प्रोटोकॉल ये भी नहीं है, वन टाइम प्रोटोकॉल भी नहीं है, केवल क्या है, वन टाइम पासवर्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो आप देखें आपके कितने सवाल सही हो गए, एक सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी तक आपने जो पढ़े थे, पुराना ये पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का, 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आराम से इसमें आराम से सही हो गए। ठीक है ना, ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें जो पढ़ लिया है उसमें से हम सॉल्व कर लेते हैं ना। जैसे ये है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है। ठीक है, उचित समूह कौन सा है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस में आता है, यस। स्कैनर आता है, यस। प्लॉटर आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं है। OCR इनपुट डिवाइस में है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में, तो ये भी नहीं है। इनपुट का पूछा है, स्कैनर है, MICR है, और क्या है, टच स्क्रीन है। ठीक है, ये OMR प्रिंटर बारकोड, तो इसमें प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में ये नहीं होगा, इसमें प्लॉटर आउटपुट डिवाइस में ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन से इनपुट दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो क्या आएगा, थर्ड नंबर वाला आपका ये आ जाएगा। स्कैनर, उससे स्कैन करते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। MICR कोड को पढ़ता है, टच स्क्रीन से भी हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ एक सवाल पूछा गया है, USB पोर्ट का तात्पर्य है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो होता है USB। ठीक है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो USB का फुल फॉर्म यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, ये गलत है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, एक होता है यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस पोर्ट, ये गलत है। यूनिवर्सल सीरियल बायस पोर्ट, ये गलत है। तो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB का क्या होता है, यूनिवर्सल, जो पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हैं या काम करते हैं तो इसमें क्या होता है, USB पोर्ट होते हैं, वो यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये कहा जाता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, USB का ये होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में फैट का तात्पर्य है, फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। ये तो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होता है, कौन कौन सी फाइल एलोकेट की गई है, कहाँ कहाँ किया गया है, ऐसे ही पार्टीशन वाला पोर्शन में आपको समझाऊंगा, उसमें ये आता है। फैट का है फाइल एलोकेशन टेबल, तो ये गलत है। फोल्डर एक्सेस टेबल, फाइल एक्सेस टेबल गलत है। फाइल एलोकेशन टेबल, इसका क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, ये वाला सही है इसका, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, ये MS वर्ड एक उदाहरण है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। देखें आप, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है। विंडोज, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये नहीं है। प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस CPU होती है, ये भी नहीं है। इनपुट डिवाइस है, नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यस, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस हो, चाहे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कुछ भी है, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो आप देखिए अभी यहाँ तक आपका ये सब सही हो गया। ये MS ऑफिस वाले जो हैं वो आगे हम करेंगे, कट कॉपी पेस्ट वगैरह बताने को मैं बता सकता हूँ, बट अभी आपकी समझ में ये नहीं आएंगे। 1 गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट के होता है, और मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट के होता है। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1024 किलोबाइट बराबर कितना होता है, 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 KB होता है। ठीक है, और 1024 MB बराबर कितना होता है, 1 GB होता है। ठीक है, तो 1 GB में, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1024, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, 1024 मेगाबाइट होते हैं इसमें। ठीक है, अब बराबर कितने, 1 मेगाबाइट जो होता है कितने किलोबाइट के बराबर होता है, मेगाबाइट बराबर इतने किलोबाइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 1 गीगाबाइट बराबर, इसने पूछा है मेगाबाइट, ठीक है ना, तो मेगाबाइट में कितना आ गया, 1024 आ गया।
ठीक है, बराबर इतने किलोबाइट। तो यहाँ पे अच्छा ये है, इसमें देखो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और किलोबाइट कितनी होती है उसमें, किलोबाइट के लिए क्या करना है हमें, 1024 गुणा 1024, तो क्या आ जाएगा 1024 गुणा 1024, 1024 गुणा 1024, ये आ गया। इतने किलोबाइट होते हैं इसमें। देखो 1 गीगाबाइट बराबर 1024, 1 गीगाबाइट जो है उसमें 1024 के आगे मेगाबाइट आ गए। अब पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट में मेगा किलोबाइट कितने होते हैं, तो किलोबाइट में 1024 गुणा 1024, ये किलोबाइट आ जाएंगे यहाँ पे, ये 1024 किलोबाइट, 1024 ये हो गया। तो 1 गीगाबाइट में इतने क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट कितने होते हैं, इतने, और किलोबाइट कितने होते हैं, 1024 गुणा 1024 ये होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आएगा। फर्स्ट में 1024, सेकंड में क्या आएगा 1024 गुणा 1024 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कठिन काम नहीं है। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है इन क्लासेज में वो सब आपके सवाल सॉल्व हो गए हैं। हम कोई चीज़ पढ़ें और वो हमारे क्या है, सवाल सॉल्व नहीं हो, हमारे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर हमारा पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। यहाँ पे आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो सवाल हैं वो आपके समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो ये सवाल आपको ध्यान रखें। ये जो है ये फाइल एलोकेशन टेबल वाला है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा MS वर्ड वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये अभी हम इसके बाद में अब डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो पेपर होता है कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल उसमें होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, मेमोरी का पार्ट बहुत अच्छे से समझना होता है। तो देखिए मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी क्या होती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में मेमोरी का तात्पर्य एक ऐसे स्थान से होता है जिसका प्रयोग डेटा एवं सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो जैसे हमारे मानव में, इंसान में क्या होता है, मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, रिमेंबरशिप होती है, कि हम अपने डेटा को, हमने जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है उसको, डेटा को हम 2 तरह की मेमोरी में रखते हैं। एक तो हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, कुछ दिन बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। और एक होती है परमानेंट मेमोरी, कि अगर हमने बचपन में भी कुछ भी सुना है या देखा है कुछ भी है, वो घटना हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है और फिर उसको कभी भी हम भूलते नहीं हैं। तो जैसे इंसान के भी दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेम्परेरी पोर्शन, एक होता है परमानेंट पोर्शन। टेम्परेरी पोर्शन में क्या होता है, इंसान को कोई बात याद हुई, फिर उसके 2 दिन बाद वो भूल गया। एक ऐसा पोर्शन भी माइंड का होता है जहाँ पे एक बार कोई चीज़ अगर याददाश्त चली गई तो वो कभी इंसान उस चीज़ को भूलता नहीं है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है कि 2 तरीके की हमारी मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो 2 तरीके की हमारी मेमोरी इसमें होती है। तो मेमोरी का तात्पर्य क्या है, एक ऐसा स्थान जिसका प्रयोग डेटा एवं सूचना को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में एक ऐसी जगह जहां पे हमारे डेटा को टेम्परेरी या परमानेंटली उसको स्टोर किया जाता है, डेटा को, सूचनाओं को जहां पे रखा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करके, स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कि हमारी लाइट ऑन होती है, पावर ऑन रहने तक होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ये पावर ऑन रहने तक ही आपका डेटा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, पावर ऑफ होने के बाद में, पावर ऑफ के बाद में भी, और ये क्या है, कहाँ तक, कब तक रहती है, पावर ऑन होने तक हमारा डेटा रहता है। प्राइमरी मेमोरी में हमारा डेटा तब तक सेव होता है जब तक कि हमारा सेव नहीं होता है, सॉरी, पावर ऑन होने तक केवल स्टोर रहता है उसमें। सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपका डेटा है तो वो पावर ऑफ होने के बाद भी आपको मिल जाएगा। 10 साल, 5 साल, 50 साल, कितने भी टाइम बाद आप उसको, डेटा को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो डेटा आपको उस डिवाइस में मिल जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में जब तक कि लाइट ऑन है, पावर ऑन है, तब तक आपका डेटा रहेगा। उसके बाद में जैसी लाइट ऑफ हुई, डेटा भी आपका साफ हो जाता है।
तो ये दोनों में, इन दोनों में ये मुख्य अंतर है कि टेम्परेरी डेटा जो होता है लाइट ऑन होने तक वो प्राइमरी मेमोरी में होता है, और इसमें क्या होता है परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। प्राइमरी में टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है पावर ऑन होते तक, जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा आपका रहेगा, ऑफ होते ही चला जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो ये नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूछा जाता है कभी कभी कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। तो ये ध्यान रखें आप, प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसका दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी इसको कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम होता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को जनरली कभी कभी मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि सारा कुछ काम किस में होता है, मेन मेमोरी में होता है। तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कह दिया जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि सारा कुछ काम, जितना भी कुछ काम है वो सब किस में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी एग्जीक्यूट होंगे, सीपीयू का वर्किंग एरिया कौन सा होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है अपनी, ठीक है ना। और ख़ास करके क्या होती है, रैम होती है। तो रैम को ही प्राइमरी मेमोरी में क्या माना जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है वैसे, पर हम पूरी प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कह देते हैं, बट विशेषकर रैम जो होती है वो क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। यहाँ पे ही सारा काम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में ही सब कुछ काम होता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन वगैरह सब काम किस में होता है, यहीं पे होता है। अब बात करते हैं कि इंटरनल मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, मदरबोर्ड पर सर्किट के रूप में लगी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो दूर होती है। आपका एक ये मदरबोर्ड होता है, बीच में आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेसर होता है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। तो इंटरनल मेमोरी का मीन्स क्या है, आपकी रोम है, ये रोम, और ये जो आपकी रैम है, ये रैम और रोम जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड पर सर्किट के रूप में होती है। तो ये दोनों मेमोरी कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड पर। ये आपका क्या है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर सर्किट के रूप में होती हैं। तो रैम रोम आपकी कहाँ पे मिलेंगे, आपको मदरबोर्ड पर सर्किट के रूप में मिलती हैं, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। बाकी की जो मेमोरी होती हैं जैसे हार्ड डिस्क है, ये इससे अटैच होगी, ठीक है ना। सीडी लगाई जाएगी वो अटैच होगी, एफडीडी होगी वो अटैच होगी, फ्लॉपी जो लगाई जाएगी वो क्या है, वो भी इससे अटैच होगी। मतलब ये दूर होती हैं इससे, तो मदरबोर्ड पे ना होकर के मदरबोर्ड से दूर होती हैं, और एक बस द्वारा, एक केबल द्वारा इससे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब दूर वाली मेमोरी, और इंटरनल का मतलब जो हमारे पास में ही है। जो ऑन बोर्ड जो मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और दूर जो है और वो हमारे तार द्वारा कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, यहाँ से बाहर से आके लग रही है, फ्लॉपी जो है वो क्या है, बाहर से आके यहाँ लग रही है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। और जो मदरबोर्ड पे है वो क्या है, इंटरनल मेमोरी है, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड पर सर्किट के रूप में ये इंटरनल मेमोरी रहती है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें क्या होता है, कैश मेमोरी ये कंसेप्ट होता है, कैश मेमोरी, ठीक है ना। ये कैश मेमोरी जो होता है वो कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। और दूसरा क्या है, मेन मेमोरी, इसमें आता है आपका रैम और रोम आती है। तो कैश मेमोरी कंसेप्ट अभी हम समझेंगे क्या होता है। तो आप मेनली ये मानिए कि इसमें मेन मेमोरी जो है वो क्या है, रैम, प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या है, रोम, और क्या है, रैम है, ठीक है। मेन मेमोरी हमारी रैम रोम हो गई, और एक ये कैश मेमोरी हो गई। तो हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें क्या है, एक तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक क्या है अपनी रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे सीपीयू का जितने भी प्रोग्राम होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं, जितने भी प्रोग्राम रन होंगे वो सब किस में होंगे, रैम में होते हैं। सारा कुछ एग्जीक्यूशन जो कुछ भी होता है वो सब कहाँ पे होता है, रैम में होता है। रोम जो चिप होती है उस चिप पर वो प्रोग्राम संग्रहित होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है, बूट करता है, बूटिंग जिसे हम कहते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो लोड होता है तो वो प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम कहाँ पे होते हैं, वो ये रोम पे होते हैं, रोम चिप पे, रीड ओनली मेमोरी पे।
तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, मेन मेमोरी के अंडर में आती है। प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम आता है। ये टेम्परेरीली चीज़ें हैं, ये किस में आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में। इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी में जो आता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, परमानेंट चीज़ आती हैं, वो डिवाइस आती हैं जिन पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो मैग्नेटिक टेप आती है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी आती है, हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, और क्या आती है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी आती है इसमें। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है आपकी में, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क ये भी आती है, एचवीडी, और फ्लैश मेमोरी में आपका मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ये आती हैं। ये सारी जो डिवाइस हैं, ये वाली जो डिवाइस हैं, ये सब की सब डिवाइस ये क्या होती हैं, स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। स्थायी मेमोरी का मतलब अगर इनमें एक बार डेटा चला गया तो वो ऐसा नहीं है कि वो लाइट जाने पर उड़ जाए, परमानेंटली स्टोर रहता है। इसे क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं। और स्थायी मेमोरी को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल वर्ड का मीन क्या होता है, स्थायी। और ये जो मेमोरी होती है, ये वाली मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी, वो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल, मीन्स क्या होती है, अस्थायी ये होती है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, अस्थायी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, स्थायी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कौन सी वॉलेटाइल होती है और कौन सी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, देखिए ये मेमोरी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इंटरनल मेमोरी। ये इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी ये कहा जाता है। ये मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल मीन्स क्या होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ये जो मेमोरी है ये क्या है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है ये अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटरनल मेमोरी है और वो क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड पर होती है, मदरबोर्ड पर होती है। और ये मेमोरी कहाँ होती है, मदरबोर्ड से बाहर, से बाहर, ठीक है ना। ये मेमोरी मदरबोर्ड से बाहर होती है, ये मदरबोर्ड पर चिप के रूप में होती है, चिप, ठीक है, उसके रूप में ये होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके ये कैश मेमोरी, मेन मेमोरी में जो है रैम रोम, ये डिवाइसेस हमें सबकी सब पढ़नी है। तो ये ध्यान रखना है, हमें एक एक करके डिवाइसेस लेनी है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब हमें रीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये बात करते हैं। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी क्या है, उसके बाद सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक डिस्क और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। इस तरीके से हमारा ये मेमोरी वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि मेमोरी का मतलब है जहाँ पे डेटा और सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो उस कंप्यूटर में उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर चिप के रूप में स्थित होती है, सेकेंडरी मेमोरी मदरबोर्ड से बाहर होती है और जो एक बस या एक केबल के द्वारा मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, मींस अस्थायी होती है। जब तक लाइट ऑन होती है, पावर ऑन होता है, तब तक आपका डेटा रहता है, पावर ऑफ होने पर डेटा उड़ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में आप डेटा जब डालते हो तो पावर ऑफ हो जाए तब भी रहता है, ऑन हो तब भी रहता है, कितने भी टाइम बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। परमानेंट मेमोरी वो होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में क्या है, मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे सारा कुछ काम होता है, जितने भी प्रोग्राम आके एग्जीक्यूट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं। सब कुछ काम कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में होता है। सीपीयू जो भी प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करेगा उन सबको लोड करके कहाँ लाता है, मेन मेमोरी में लाता है। और मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम होती है। तो रैम में जो कुछ भी काम होता है वो सब कहाँ पे होता है, रैम में होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जितना भी कुछ भी एग्जीक्यूशन होगा, जो कुछ भी काम होगा, जहाँ पे भी प्रोग्राम रन होंगे, सीपीयू किसी को लोड करके लाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ पे करेगा, रैम में करता है। तो रैम जो होती है वो क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। रोम चिप जो होती है वो चिप होती है जिस पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। इस पर एक बायस नाम का एक सॉफ्टवेयर संग्रहित रहता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराने वाली जो फाइल होती हैं उसके एड्रेस उसके पास होते हैं। मतलब रोम चिप पे क्या होते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट कराने वाले प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। ठीक है, रैम की बात कर लेते हैं। तो रैम में क्या होता है, देखें रैम जो है, रैम का पहला सवाल आता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये ध्यान रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, रैम को क्या कहते हैं हम, मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी ये विशेषकर यही होती है, यहाँ जितना भी काम होता है आपका कंप्यूटर में वो सब किस में होता है, रैम में होता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मीन्स अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा या प्रोग्राम तब तक सेव रहता है जब तक कि पावर ऑफ नहीं हो रही है। पावर ऑन होने तक ही इसमें डेटा रहता है, पावर ऑफ होने के बाद में इसमें डेटा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। सीपीयू का जितना भी एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है, जितने भी प्रोग्रामों को सीपीयू क्रियान्वित करता है वो सारे प्रोग्राम कहाँ पे आके क्रियान्वित होते हैं, रैम में आकर के क्रियान्वित होते हैं। सीपीयू जिन जिन प्रोग्रामों को लोड करता है और जिनको एग्जीक्यूट कराना चाहता है उनको सबको लोड करके कहाँ पे लाता है, वो रैम में लेकर के आता है। और रैम ही एक वर्किंग प्लेस होता है। आपने देखा होगा कि मोबाइल की रैम, लोग कहते हैं कि 1 GB की, 2 GB की, 3 GB की रैम वाला मोबाइल चाहिए, रैम को बढ़ाते हैं। तो रैम का मतलब होता है कि जहाँ पे सारा कुछ काम, जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है वो जगह कौन सी होती है, वर्किंग प्लेस जो होता है वो क्या होता है, रैम होती है। जितना ज़्यादा एरिया हमारा वर्किंग प्लेस का होगा तो उतने ही अच्छे स्मूथली हमारी प्रोग्राम और एप्लीकेशन काम करेंगी। आपकी मान लीजिए मोबाइल में 1 GB की रैम है और आपने एप्लीकेशन ज़्यादा लोड कर रखी हैं तो वो हैंग होने का डर रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा है और रैम का साइज़ कम है, तो एप्लीकेशंस को काम करने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपकी रैम का साइज ज़्यादा है और आपके क्या है, एप्लीकेशंस को आराम से काम करने की जगह मिल रही है, तो स्मूथली आपका मोबाइल चलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि रैम का साइज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रैम वो जगह होती है जहाँ एप्लीकेशंस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। तो सीपीयू जो है वो क्या करता है, जितना भी एग्जीक्यूशन करता है, क्रियान्वयन करता है, वो कहाँ पे करता है, रैम में करता है। सारा कुछ एग्जीक्यूशन जितना भी क्रियान्वयन करेगा वो रैम में करेगा। आपका गाना कोई चलेगा तो वो आके रैम में चलेगा। आपकी मूवी चलेगी तो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आएगी, रैम में आएगी और रैम में आके स्टार्ट होगी। आपने MS वर्ड खोला तो वो कहाँ पे आके एग्जीक्यूट होगा, रैम में चलेगा। ठीक है, तो सब कुछ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ किस में चलता है, एग्जीक्यूशन रैम में चलता है। अब क्या है कि एक से अधिक रैम अगर आपके किसी कंप्यूटर में आप लगा रहे हो, एक से अधिक रैम कंप्यूटर में यूज़ करने पर इसको क्या कहा जाता है, इसको डिम कहा जाता है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल। इसके क्या कहा जाता है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल इसे कहा जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा रैम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो, मान लीजिए आपने डबल रैम लगा दी, आपने स्लॉट है आपके में और डबल रैम आपने लगा दी, तो वहाँ पे उसको, सिस्टम को क्या कहा जाएगा, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉडल कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, DIMM का मीनिंग क्या होता है, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।